सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म अमॉर्फस, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अमॉर्फस टर्म को डिफाइन करना है और अमॉर्फस सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं। एक्चुअली जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरे कहलाते हैं अमॉर्फस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स, निर्माणकारी जो कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें निर्माणकारी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। सेकंड पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। शार्प का मतलब हुआ कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के 5 टुकड़े ले लें, कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसके हमने 5 टुकड़े ले लिए, तो पांचों टुकड़ों के लिए मान लिया पहले वाले टुकड़े के लिए 68.8 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट आ रहा, तो पांचों टुकड़ों के लिए यही मेल्टिंग पॉइंट आए। और अगर हम अमॉर्फस सॉलिड के 5 टुकड़े ले रहे हैं तो जब हम पहले वाले टुकड़े के लिए मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो हमने मान लिया कि 68.8 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। और अगर हम दूसरे टुकड़े के लिए निकालेंगे तो हो सकता है ये 68.6 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। तीसरे टुकड़े के लिए 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। चौथे टुकड़े के लिए निकाला तो 68.6 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। पांचवें टुकड़े के लिए निकाला 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। मीन टू से इसमें एक रेंज है। रेंज का मतलब 68.5 से 68.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये अमॉर्फस सब्सटेंस पिघलता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट की फिक्स वैल्यू आती है, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। थर्ड पॉइंट है ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो डिफरेंट होगी। जैसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखी जाए, अगर लाइट यहाँ से यहाँ पास की जाती है तो n1 मिलेगी और यहाँ से यहाँ पास होती है तो n2 मिलेगी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मिलती है। इस प्रॉपर्टी को एनाइसोट्रॉपी कहा जाता है। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें किसी भी डायरेक्शन में लाइट डालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक ही मिलेगी। मतलब हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम होती हैं, इसे आइसोट्रॉपी कहते हैं। तो ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जब लाइट यहाँ से यहाँ पास होगी तो इसमें दोनों तरीके के पार्टिकल्स दोनों साइड हैं, और जब लाइट यहाँ से यहाँ पास होगी तो एक तरीके के पार्टिकल्स एक तरफ हैं और दूसरे तरीके के पार्टिकल्स दूसरी तरफ हैं, जिससे इस तरफ
लाइट को एक अलग मीडियम मिलेगा और इस तरफ लाइट को एक अलग मीडियम मिलेगा, और मीडियम जब चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। अमॉर्फस सॉलिड के केस में जब लाइट डालेंगे किसी भी डायरेक्शन से तो दोनों तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये अनआइसोट्रॉपिक नेचर रखते हैं और ये आइसोट्रॉपिक नेचर रखते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। इनके लिए हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनके लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू निश्चित होती है और विशिष्ट होती है, मतलब विशेष प्रकार की होती, प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और इनके लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं और ये स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड होती है। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो NaCl, KCl, K2SO4, और इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो रबर, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा। तो सबसे पहले अमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन करते हैं। द सॉलिड्स हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नोन एज अमॉर्फस सॉलिड्स। फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इज इर्रेगुलर। ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, छोटी रेंज में रेगुलर ऑर्डर होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स होंगी वो इर्रेगुलर होती है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर नॉट शार्प, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। दे हैव आइसोट्रोपिक नेचर, ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू ना तो डेफिनेट होती है और ना ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। दे आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ये स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक एट्सेट्रा। दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। और इसमें दिया गया व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या चीज़ है जो, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है जो गिलास को क्वार्ट्ज से डिफरेंट करता है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और इसमें लिखा हुआ है व्हाट मेक्स ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है जिससे ग्लास क्वार्ट्ज से एक डिफरेंट सॉलिड है और वो कंडीशंस क्या हैं जिससे क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो ग्लास और क्वार्ट्ज होते हैं दोनों ही सिलिकेट्स होते हैं और दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स होती हैं वो SiO4 4- इन यूनिट्स से मिलकर के बनते हैं। क्वार्ट्ज में SiO4 4- यूनिट्स के ऑक्सीजन एटम्स नाइबरिंग यूनिट्स के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से क्वार्ट्ज में जो SiO4- यूनिट्स होती हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में होती हैं। और अगर ग्लास में देखा जाए तो SiO4 4- यूनिट्स जो होती हैं वो इर्रेगुलर पैटर्न में होती हैं। मीन टू से जब रेगुलर पैटर्न में होंगी तो इसका मतलब है क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और गिलास अमॉर्फस सॉलिड होगा। क्वार्ट्ज को मेल्ट करते हैं और फिर कूल करते हैं तो ये ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो SiO4 4- यूनिट्स होती हैं वो टूट जाती हैं और टूट करके इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। तो ये तो अमॉर्फस सब्सटेंस हो गया और ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो गया। ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड वाइल क्वार्ट्ज इज crystalline solid and both are silicates. Quartz can be converted into glass by melting the quartz and then cooling the obtained liquid. This was about question number 2. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और इसमें लिखा हुआ है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटेलिक, मॉलिकुलर, नेटवर्क और कोवेलेंट और अमॉर्फस। फर्स्ट इज टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड P4O10, सेकेंड इज अमोनियम फॉस्फेट, थर्ड इज सिलिकॉन कार्बाइड, फोर्थ इज आयोडीन, फिफ्थ इज फॉस्फोरस, सिक्स्थ इज प्लास्टिक, सेवेंथ इज ग्रेफाइट, एट्थ इज ब्रास, नाइन्थ इज रुबिडियम, टेंथ इज लिथियम ब्रोमाइड एंड 11th इज सिलिकॉन। इसका मतलब हुआ कि हमें जो ये कंपाउंड्स दिए गए हैं इनको आयनिक, मेटेलिक, मॉलिकुलर, नेटवर्क और कोवेलेंट और अमॉर्फस की कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। तो जो सॉलिड्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स की कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट आयंस होती हैं। जो मेटालिक सॉलिड्स हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स मेटल आयंस होते हैं जिन्हें कर्नल बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहती है। ओवरऑल देखा जाए
तो मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन मीन टू से मेटल एटम से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स की कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स एटम्स होते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स होती हैं वो इर्रेगुलर होती हैं। ये सभी टाइप जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स रेगुलर पैटर्न में होती हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स हो गए, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स रेगुलर पैटर्न में होती हैं और अमॉर्फस में इर्रेगुलर पैटर्न में होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप हो गए आयनिक, इनकी कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स आयंस होंगी। मेटालिक, इनकी मेटल एटम्स होते हैं और वो इन फॉर्म ऑफ कर्नल होते हैं, मीन टू से मेटल आयंस। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवेलेंट की कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स एटम्स होती हैं। तो जो पहला कंपाउंड दिया गया है वो टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड दिया गया है। टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड में मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर। सेकेंड इज अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट में अमोनियम आयंस और फॉस्फेट आयंस होंगे, तो ये आयनिक का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड इज सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें सिलिकॉन और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल हो गया। I2, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो गया। P4 में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो गया। प्लास्टिक में कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स इर्रेगुलर पैटर्न में होती हैं, तो ये अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जाम्पल हो गया। ब्रास एक अलॉय है और इसमें मेटल एटम्स होंगे, तो ये मेटलिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल हो गया। रूबिडियम भी एक मेटल है, तो ये भी मेटेलिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल हो गया। लिथियम ब्रोमाइड में लिथियम आयन और ब्रोमाइड आयन होते हैं, तो ये आयनिक क्रिस्टल्स का एग्जाम्पल हो गया। सिलिकॉन में सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जाम्पल हो गया। अब सबसे पहले आयनिक के देखते हैं। तो आयनिक में अमोनियम फॉस्फेट है, दूसरा लिथियम ब्रोमाइड है। अमोनियम फॉस्फेट और लिथियम ब्रोमाइड। फिर सेकंड मेटालिक है। मेटालिक में ब्रास आएगा और रूबिडियम आएगा, तो ब्रास और रूबिडियम मेटालिक क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल हो गए। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को देखते हैं, तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड हो जाएगा, सेकंड एग्जाम्पल आयोडीन हो जाएगा, थर्ड एग्जाम्पल फास्फोरस हो जाएगा। P4 और 10 I2 एंड P4। अब नेटवर्क या कोवेलेंट क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, फिर ग्रेफाइट, फिर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन हो गया। अमॉर्फस सॉलिड्स में केवल प्लास्टिक इसमें है, तो प्लास्टिक हो जाएगा। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और इसमें दिया गया है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, और जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को बताना है कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होगी और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगी।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जब क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स पैक होती हैं तो किसी भी यूनिट के सराउंडिंग जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनकी नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस सराउंडिंग ए पर्टिकुलर पार्टिकल इन सॉलिड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। In case of cubic closed packed structure, the coordination number will be 12, and in case of body centered cubic structure, the coordination number will be 8. This was about question number 4. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और इसमें दिया गया है हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल if you know its density and the dimension of its unit cell. Explain. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें मेटल क्रिस्टल की यूनिट सेल की डेंसिटी और डायमेंशन पता है तो उसका हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अगर हम यूनिट सेल के लिए निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अगर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने Z मान लिया और इसे हम निकाल लेते हैं। सिंपल क्यूबिक पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग और फेस सेंटर्ड पैकिंग के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीख लिया है। सिंपल क्यूबिक पैकिंग के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड पैकिंग के लिए Z इज इक्वल टू 2 होता है। फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए Z इज इक्वल टू 4 होता है। तो ये हो जाएगा Z इंटू एम अपॉन एन ए। एम जो है वो मोलर मास ऑफ मेटल है। मोलर मास का मतलब एन एटम्स का मास, और चूंकि Na एटम्स का मास m है इसलिए एक एटम का मास m अपॉन Na हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा L3 और रो विल बी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू L3। इससे हमें m की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी रो इंटू Na इंटू L3 अपॉन Z। अब अगर हम एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालेंगे तो वो हो जाएगा m अपॉन Na। Na जो है वो एवोगैड्रोस नंबर होता है। m की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो जब हम इस वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा रो इंटू L3 अपॉन Z, और इसकी जो यूनिट होती है उसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और उसमें दिया गया है स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कमेंट। कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड वाटर, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर एंड मीथेन फ्रॉम ए डेटा बुक। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। किसी भी क्रिस्टल के मेल्टिंग पॉइंट से उसके स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है, इस पर हमें कमेंट करना है। साथ ही साथ हमें दिया गया किसी डेटा बुक से सॉलिड वाटर, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मीथेन, इनके मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करने हैं और इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उनके बारे में लिखना है। तो किसी भी सॉलिड की स्टेबिलिटी
इस बात पर डिपेंड करती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने स्ट्रांग हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब सॉलिड को मेल्ट किया जाता है तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड हीट है मेल्टिंग के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो रिक्वायर्ड हीट फॉर मेल्टिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेल्टिंग पॉइंट के। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्रिस्टल हैविंग स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्सेस रिक्वायर मोर टेम्परेचर और एनर्जी टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर मेल्टिंग और बॉइलिंग। हैंस स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें तो डिस्पर्सन फोर्सेस की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की होती है, और उससे भी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं और डिस्पर्सन फोर्सेस हैं इनको वान डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। अब अगर हम डेटा देखें तो सॉलिड वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट मिलता है 273 केल्विन। एथिल अल्कोहल के लिए जो हमें मेल्टिंग पॉइंट मिलता है वो होता है 158.9 केल्विन। 158.9 केल्विन। डाई एथिल ईथर के लिए 156.7 केल्विन होता है। मीथेन के लिए 91 केल्विन होता है। सॉलिड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एथिल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डाई एथिल ईथर में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस काम करते हैं, और मीथेन में डिस्पर्सन फोर्सेस काम करते हैं। इन दोनों फोर्सेस को वान डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, और इसमें दिया गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। फर्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सेकेंड इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। थर्ड इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमें डिफरेंस बताना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। दूसरा डिफरेंस जो हमें बताना वो है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में। तीसरा डिफरेंस जो हमें बताना है वो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो सबसे पहले हम डिस्टिंक्शन बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखते हैं। जब भी पार्टिकल्स आपस में मिल करके हेक्सागोनल क्लोज लेयर बनाते हैं तो जब वो लेयर एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होती हैं तो दूसरी लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होती हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होती हैं। जब दूसरी लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड्स में तीसरी लेयर की यूनिट्स अरेंज होती हैं तब इस पैकिंग को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर दूसरी लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तीसरी लेयर की यूनिट्स अरेंज होती हैं तो इसे कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर। जो सेकेंड लेयर होगी उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी उनमें थर्ड लेयर के पार्टिकल्स आकर के अरेंज होते हैं। दस द स्फीयर्स ऑफ
एवरी थर्ड लेयर हैव सेम ओरिएंटेशन टू फर्स्ट लेयर। जब ये अरेंज होंगे टेट्राहेड्रल बर्ड्स में, थर्ड लेयर के पार्टिकल अरेंज होंगे तो उनका ओरिएंटेशन फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन के आइडेंटिकल होगा, यानी कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर का ओरिएंटेशन सेम रहता है और जो मिडिल लेयर होती है उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से अगर हम पैटर्न देखेंगे लगातार लेयर्स का तो ए बी इस तरीके से होगा। इफ वी डिजाइन इट फर्स्ट लेयर एज ए, second layer as B, then the overall arrangement is AB and so on। अब हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखेंगे तो मैंने अभी बताया कि जो मिडिल लेयर होती है उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दोनों ही होती हैं। जब थर्ड लेयर के पार्टिकल्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में आकर के अरेंज होते हैं तो उनका ओरिएंटेशन लोअर लेयर से डिफरेंट होता है, तो उसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से जो पैटर्न होगा ए बी सी इस तरीके से रिपीट होता है। इन केस ऑफ CCP, octahedral words of second layer are covered by the spheres of third layer. Thus, the orientation of spheres of third layer is opposite to the orientation of first layer. जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड में थर्ड लेयर के पार्टिकल्स आएंगे तो उनका ओरिएंटेशन जो लोअर लेयर होगी उससे डिफरेंट होगा। और इस तरीके से अगर हम लोअर लेयर के ओरिएंटेशन को ए से रिप्रेजेंट करें, मिडिल के ओरिएंटेशन को बी से रिप्रेजेंट करें और अपर लेयर के ओरिएंटेशन को सी से रिप्रेजेंट करें तो जो पैटर्न होगा लेयर्स का वो ए बी सी होगा। ये रहा क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर आते हैं और इसमें क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में क्या डिफरेंस होता है ये एक्सप्लेन करना है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में क्या डिफरेंस होता है? क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो 3 डायमेंशन में किस तरीके से अरेंज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन्हें पॉइंट वाइज नोट कर देते हैं। जबकि यूनिट सेल वो छोटे से छोटा पोर्शन होता है जो बार बार अगर रिपीट किया जाए तो पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। द क्रिस्टल लैटिस इज 3 डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एंड द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which specify the crystal completely, and on translational displacement in 3 dimension gives entire crystal. Thus the unit cell is building unit of crystal lattice। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो क्रिस्टल लैटिस होती है वो होल क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करती है, जबकि यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है और उसको बार बार अगर 3 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो होल क्रिस्टल मिल जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल है वो क्रिस्टल लैटिस की कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर आते हैं और इसमें हमें टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में डिफरेंस बताना है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड, मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर फर्स्ट लेयर जो इसमें हमने रेड कलर से शो की है इसके ऊपर सेकेंड लेयर अरेंज हो जो हमने ब्लैक कलर से ये शो की है तो 2 तरीके की वर्ड्स मिलती हैं। एक टेट्राहेड्रल वर्ड मिलेगी और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलती है। टेट्राहेड्रल वर्ड को अगर देखें तो उसमें 4 मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में 6 मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड इज ट्रायंगुलर स्पेस सराउंडेड बाय द 4 स्फीयर्स इन टेट्राहेड्रल फैशन एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज ए डबल ट्रायंगुलर वर्ड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स इन ऑक्टाहेड्रल फैशन। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और उसमें दिया गया है हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। फर्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, सेकेंड इज फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस एंड थर्ड इज बॉडी सेंटर्ड लैटिस। हमें यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कैलकुलेट करना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस में और बॉडी सेंटर्ड लैटिस में। तो सबसे पहले हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को देखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्यूब के कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और प्रत्येक फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल होता है। जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होंगे वो 8 यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन देते हैं, 8 यूनिट में शामिल होते हैं, इसलिए एक यूनिट में अगर देखा जाए तो उनका 1/8 पोर्शन ही शामिल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स पर अगर हम पार्टिकल्स देखें तो वो 8 हो जाएंगे, क्योंकि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक पार्टिकल 8 यूनिट्स में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जो कॉर्नर्स पर होंगे उनमें 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इन यूनिट सेल विल बी 1/8 इंटू 8 एट कॉर्नर्स। साथ ही साथ जो फेस सेंटर पर होते हैं वो केवल 2 यूनिट में शामिल होते हैं, तो प्रत्येक यूनिट में उनका हाफ पोर्शन शामिल होगा। और नंबर ऑफ फेसेस होती हैं 6, तो जो फेस सेंटर पर होंगे उनके लिए हो जाएगा 1/2 इंटू 6। इस तरीके से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में मिल जाएगा 1 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 4। सेकेंड जो पार्ट दिया गया इस क्वेश्चन का, उसमें लिखा है फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालनी है। तो फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में जो डिफरेंस होता है वो केवल इतना होता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में A = B = C होता है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं। इसमें A = B होता है बट डज नॉट इक्वल टू C। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के ही रहेंगे, तो जो ये पैकिंग है वही पैकिंग ये होगी। जिस तरीके से इसमें पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उसी तरीके से इसमें पार्टिकल्स अरेंज होंगे। तो इसके लिए भी देखा जाए तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा बिल्कुल इसी तरीके से 8 कॉर्नर्स पर हैं और उनका 1/8 पोर्शन एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जो कॉर्नर्स पर होंगे उनमें 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फेस सेंटर पर होंगे उनमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इसमें भी 4 हो जाएगी, बिल्कुल सेम इसकी तरह। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में बॉडी सेंटर्ड लैटिस में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे। बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में क्यूब के कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं और एक बॉडी सेंटर पर होता है। जो क्यूब के कॉर्नर पर पार्टिकल होंगे वो 8 यूनिट्स में शामिल रहते हैं, इसलिए उनका एक यूनिट में 1/8 पार्ट ही शामिल होता है। और जो बॉडी के सेंटर पर होगा, क्यूब के सेंटर पर होगा, वो पूरा का पूरा इसी यूनिट में शामिल होगा। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1/8 इंटू 8 एट कॉर्नर्स प्लस 1 एट बॉडी सेंटर। सो द आंसर विल बी 2। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और इसमें दिया गया एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स एंड आल्सो एक्सप्लेन आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटिल। तो हमें इसमें मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल्स में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है, और सेकेंड पार्ट में आयनिक सॉलिड हार्ड और ब्रिटिल होते हैं, यानी कि कठोर और आसानी से टूटने वाले होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट,
basis of similarities between metallic and ionic crystals. Similarities between metallic and ionic crystals. मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं? तो पहली सिमिलरिटी तो ये होती है कि दोनों में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। आयनिक सॉलिड में आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं, जबकि मेटालिक क्रिस्टल में जितने भी मेटल एटम्स होते हैं सभी अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं और जो मेटल आयंस बनते हैं उन्हें कर्नल कहते हैं। तो इस तरीके से मेटालिक क्रिस्टल में कर्नल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फंसे रहते हैं। तो मेटल आयन या उसी को कर्नल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं। दूसरी सिमिलरिटी है कि आयनिक और मेटालिक दोनों क्रिस्टल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। और तीसरी सिमिलरिटी है कि दोनों में नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट सिमिलरिटी इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन बोथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस। सेकेंड सिमिलरिटी इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर हाई। थर्ड सिमिलरिटी इज बोथ हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। अब हम डिफरेंसेस को देखेंगे, मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो मेटालिक क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि आयनिक क्रिस्टल में आयंस लैटिस में फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं और वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, इसलिए आयनिक क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो फर्स्ट डिफरेंस इज मेटालिक क्रिस्टल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, while ionic crystals cannot conduct electricity as ions are not free to move. दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि मेटालिक क्रिस्टल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब अगर उन्हें हीट किया जाता है तो वो पिघल जाते हैं, जबकि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। अगर उन पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो टूट जाते हैं। उसका कारण ये है कि आयनिक क्रिस्टल्स में आयंस की लैटिस में पोजीशन फिक्स होती है। थर्ड डिफरेंस है, इन मेटालिक क्रिस्टल्स द अट्रैक्शन फोर्सेस आर बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स विच आर मेटल आयंस, while in ionic crystals the forces are between anions and cations. The bonds of metallic crystals are known as metallic bond. They may be strong or weak depending on the number of valence electrons. जो मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है, और ये स्ट्रांग भी हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, और इस बात पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और साइज ऑफ कर्नल कितना है, मीन टू से मेटल कैटायन का साइज कितना है। While the bonds of ionic crystals are strong due to strong electrostatic forces. जबकि आयनिक क्रिस्टल में अगर देखा जाए तो आयनिक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन द आयंस कैटायन एंड एनायन वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। अब हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर आते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक सॉलिड हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इसको देखेंगे, मतलब कठोर होते हैं और आसानी से टूटने वाले होते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो मैंने बताया कि आयनिक सॉलिड्स में आयंस मीन टू से कैटायन एंड एनायन लैटिस में फिक्स पोजीशंस पर होते हैं। उसका कारण ये कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं। जब इन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये आसानी से टूट जाते हैं। आयनिक solids are hard due to presence of strong electrostatic attraction forces which locate the cations and anions in fixed lattice, and these are brittle due to non-directional bonds. This was about question number 9. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं और इसमें दिया गया है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग in case of metal crystal for simple cubic, body centered cubic, face centered cubic with the assumptions that atoms are touching to each other. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में
हमें पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के केस में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के केस में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के केस में। साथ ही साथ यह भी मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी का क्या मतलब होता है। पैकिंग इफिशियंसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है यूनिट सेल के वॉल्यूम का वह परसेंटेज जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कवर करते हैं वो कहलाता है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अगर हम पार्टिकल्स को स्फीयर्स के फॉर्म में लें तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर मीन टू से 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जेड जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल हो गया, आर इज रेडियस ऑफ पार्टिकल हो गई। अब हम पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और प्रत्येक पार्टिकल 8 यूनिट्स में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए एक पार्टिकल का 1/8 पोर्शन ही यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगी 8 इंटू 1/8 मीन टू से द वैल्यू ऑफ जेड विल बी 1। जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 8 एट कॉर्नर्स, क्योंकि पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर है तो इसलिए 1 हो जाएगा। अब अगर हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट को लें और उसकी एक फेस लें ए बी सी डी, तो उसमें इस तरीके से स्फीयर्स अरेंज होंगे। स्फीयर की रेडियस आर है और अगर क्यूब की लेंथ, साइड की लेंथ ए हो तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। सो द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू आर क्यूब। Thus the value of packing fraction Z into 4/3 pi r cube into 100 upon volume of unit cell। Z की वैल्यू 1 आ रही है, 4/3 pi r cube into 100 upon volume of unit cell 8 into r raised to power 3 है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई इंटू 100/2 इंटू 3, दिस विल बी इक्वल टू 52.4%। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमें पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है। पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बॉडी सेंटर्ड पैकिंग अगर होती है तो बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में एक तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और एक सेंटर पर होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल विल बी इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 एट कॉर्नर्स प्लस 1 at body center. This will be 1 plus 1 equal to 2. अब अगर हम एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को लें और वो इस तरीके से है जैसा इस फिगर में शो किया गया, तो इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होंगे और एक सेंटर पर होगा। तो हम ये प्लेन ले रहे हैं EDCF, तो इसमें 3 पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होंगे। इसमें अगर हम देखें तो EC इज इक्वल टू हो जाएगा √EF² प्लस FC² और FC
इस ट्रायंगल का या इस स्क्वायर का डायगोनल है, तो एफ सी की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई एफ साइड है तो इसकी वैल्यू ए। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा ई सी इज इक्वल टू अंडर रूट ई एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ई सी की वैल्यू जो आएगी वो आर प्लस 2r प्लस आर यानी कि 4r हो जाएगी। तो 4r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ई एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एफ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 4r will be equal to under root a square plus a square plus a square, that will be equal to under root 3a square. So the value of a, अगर इससे a की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन रूट 3। अब हम पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा z नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। z की वैल्यू 2 होगी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम। अगर हम देखेंगे तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। ए की वैल्यू 4r अपॉन रूट 3 ये आ गई, इसका क्यूब हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 3 इंटू पाई इंटू 100 अपॉन 8, और इसे सॉल्व करेंगे तो 68% आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आते हैं, और थर्ड पार्ट में दिया है कैलकुलेट द efficiency of packing in case of face centered cubic crystal। तो अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए पैकिंग इफिशियंसी को निकालेंगे। पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। अब हमें पैकिंग इफिशियंसी निकालनी फेस सेंटर्ड पैकिंग के लिए। तो फेस सेंटर्ड पैकिंग में क्या होता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और प्रत्येक फेस के सेंटर पर होते हैं। अगर हम एक फेस लें ए बी सी डी, तो इस तरीके से 3 पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होंगे, एक कॉर्नर पर होगा, एक डायगोनल के सेंटर पर होगा और एक इस कॉर्नर पर होगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 4r हो जाएगी, और ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी साइड है, बी सी साइड है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2a। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2√2r। अब हम पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाता है z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। z नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल हो गया इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होगा, और ए क्यूब होगा तो ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 2√2r और उसका क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब विच विल बी इक्वल टू 2√2 इंटू आर क्यूब। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई इंटू 100 अपॉन 3√2, और दिस विल बी इक्वल टू 74%। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और इसमें दिया गया है सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस इफ़ द एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 into 10⁻⁻8 centimeter and density is 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर फेस सेंटर्ड पैकिंग में क्रिस्टलाइज होता है। इसकी यूनिट सेल की एज की लेंथ 4.07 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। डेंसिटी 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं और इसमें दिया गया एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एटम्स ऑफ Q आर एट द कॉर्नर्स ऑफ Q एंड P एट द बॉडी सेंटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं और इसमें दिया गया है ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एटम्स ऑफ Q आर एट द कॉर्नर्स ऑफ Q एंड P एट द बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? What are the coordination numbers of P and Q? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो एलिमेंट हैं P और Q, वो क्यूबिक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते। Q के एटम्स क्यूब के कॉर्नर्स पर हैं और P बॉडी सेंटर पर है। हमें कंपाउंड का फार्मूला निकालना है क्या होगा, और ये भी बताना है कि P और Q की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे कि यूनिट सेल में Q के एटम्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ Q इन वन यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1/8 into 8 एट कॉर्नर्स। जो कॉर्नर पर यूनिट होती है वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर करती है, तो किसी भी यूनिट सेल में उसका 1/8 पोर्शन होता है। तो 1/8 into 8 एट कॉर्नर्स, इट विल बी इक्वल टू 1। number of P in one unit cell will be equal to 1 because it is at center। अब हमें ये पता लग गया कि जो यूनिट सेल होगी उसमें एलिमेंट Q का 1 एटम होगा और एलिमेंट P का भी 1 एटम होगा, इसलिए जो कंपाउंड होगा उसका फार्मूला PQ होगा। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी PQ। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है P और Q का क्या होगा। कोई भी यूनिट जितनी यूनिट से घिरी होती है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में किसी भी पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो वो 8 मिलती है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं और इसमें दिया गया नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर if density is 8.55 gram per cubic centimeter, calculate atomic radius of niobium using its atomic mass 93U। इसका मतलब ये हुआ कि नियोबियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। अगर इसकी डेंसिटी 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो हमें नियोबियम एटम की रेडियस निकालनी है और इसका एटॉमिक मास दिया गया है 93 यूनिट। तो इसे सॉल्व करते हैं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रो इज इक्वल टू होता है Z into M upon Na into A क्यूब, जहाँ Z नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन यूनिट सेल है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए इसकी वैल्यू 2 होगी। M मोलर मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट है, Na अवोगाड्रोज नंबर है और इसकी वैल्यू 6.022 into 10⁻23 होती है, और A क्यूबिक यूनिट सेल की एज या कोर की लंबाई है। वेयर Z इज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन यूनिट सेल एंड इट्स वैल्यू इज 2 फॉर बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। M इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, Na is Avogadro's number and its value is 6.022 into 10⁻23 is the dimension of unit cell। तो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा A क्यूब इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू रो। वैल्यूज़ रखेंगे तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी,
m की वैल्यू दी गई है 93, na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है और रो की वैल्यू 8.55 दी गई। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.612 इंटू 10⁻23। इससे ए की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 3.612 इंटू 10⁻23 होल रेज़ टू पावर 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इस तरीके से ए की वैल्यू हमें पता लग गई। अब बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में देखेंगे तो यूनिट्स कॉर्नर पर होती हैं और बॉडी सेंटर पर होती हैं। तो ये जो प्लेन होगा EFCD, इसमें जो डायगोनल है EC, इस पर एक यूनिट कॉर्नर पर होगी, एक सेंटर में होगी और एक इस कॉर्नर पर होगी। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल EC will be equal to √EF² प्लस FC²। EF की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो A² हो जाएगी और FC की वैल्यू हो जाएगी FB² प्लस BC²। FB की वैल्यू भी A होगी और BC की भी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा A² प्लस A²। EC की वैल्यू R प्लस 2R प्लस R प्लस 2R प्लस R इक्वल हो जाएगा 4R। तो हमें मिल गया 4R इज इक्वल टू √3A और R विल बी इक्वल टू √3A/4। ए की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, वो थी 3.306 इंटू 10⁻⁻8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल होगा 1.431 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और इसे जब पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 143.1 पिकोमीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13।